हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटीई यूपी। जैसा कि आप लोग को शुरुआत की पीडीएफ में ही देख के लग गया होगा एंड आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। बिग डाटा जो सिलेबस है ये आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि हमें 6th सेम में चूज़ करने के लिए बोला जाता है एंड जिसके जिसके सब्जेक्ट में बिग डेटा है आज हम उसे वन शॉट में एकदम ख़त्म करने वाला है एंड मैं काफ़ी फास्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल कंटेंट रहेगा, वही मेरा पुराना वाला स्टाइल रहेगा। चीज़ों को एकदम सिंपल मैंने बताया एंड अगर आपने अभी तक 6 सेम की अदर्स वीडियो नहीं देखी है सीएस एंड आईटी की, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड, आईएमईडी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके जो भी होंगे लाइक डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डाटा, सो मैं उसे समझाने वाला हूँ एंड ये वन शॉट होने वाला है। मैं मतलब कि काफ़ी लंबी वीडियो नहीं जाने वाली है, इसमें मैं पूरा पूरा सिलेबस कवर करूँगा एंड लास्ट में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। कि हम डायरेक्ट अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर के बेस से मैंने चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मतलब जैसे जैसे चीज़ें मेरे दिमाग में आती गई मैंने यहाँ पे लिखा है। हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला यहाँ पे एक चैप्टर होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा एंड हेड ऑफ। ठीक, तो यहाँ पे बिग डाटा क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है। तो बिग डेटा का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा जो नॉर्मल डाटाबेस सॉफ्टवेयर से हैंडल नहीं हो पाता, उसे हम बिग डेटा कहते हैं। एंड ये डेटा बहुत लार्ज होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये डेटा होता है एंड फास्ट जनरेट होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में ये हमारा डेटा होता है। एंड यहाँ पे इसीलिए स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे हेडोप, मतलब कि इस डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए हम हेडोप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग डाटा एंड बैंक ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पे हमारा अगर नीड ऑफ बिग डाटा की बात करें तो हमें कौन कौन सी इसकी नीड होती है, तो बिग डाटा की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। तो पहले डाटा कम थे, अब इंटरनेट की वजह से डेटा बहुत फास्ट एंड ग्रो हो गए हैं, मतलब कि हमारे डेटा बहुत तेज़ हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए हम बिग डेटा कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एंड कंपनी को कस्टमर बिहेवियर समझना होता है एंड डेटा को एनालाइज करना होता है एंड फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके लिए हम बिग डेटा का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बिग डेटा का यूज़ होता है। सो आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अदर लोगों को शेयर भी करिए। एंड अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, तो सबसे पहले हम वैल्यूम की बात करें तो डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब जहाँ भी आपको बहुत डेटा का साइज बहुत बड़ा दिखेगा आप समझ जाइएगा वो हमारा बिग डेटा होता है, लाइक टीबी पीबी डाटा। एंड वेलोसिटी, डेटा बहुत फास्ट स्पीड से जनरेट होता है। बिग डेटा में हमारा जो डेटा होता है काफ़ी फास्ट तरीके से जनरेट होता है एंड लोगों के पास पहुँचता है, लाइक यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम। एंड वैरायटी, मतलब कि डेटा अलग अलग फॉर्म में होता है, डेटा में बहुत से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, लाइक ओरल फॉर्म में, मौखिक फॉर्म में, लिखित फॉर्म में, ये भी हमारे बिग डेटा के पार्ट हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सो आप लोग इससे परिचित होंगे। एंड यहाँ पे वेरसिटी, वेरिसिटी मतलब डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा जो डेटा होगा हमेशा सही होना चाहिए। एंड वैल्यू की अगर बात करें तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए, हमारे डेटा में से सही इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए जो कि सही हो, जिसकी एक्यूरेसी 100% सही हो। एडवांटेज ऑफ बिग डेटा की अगर देखा जाए तो एडवांटेज ऑफ बिग डेटा यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग, बेटर बिजनेस एनालिसिस, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉड डिटेक्शन एंड कॉस्ट डिटेक्शन, मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड फास्ट डिसीजन लेने के लिए। एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिग डाटा की अगर बात करें तो हाई स्टोरेज एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट हो सकता है, नीड स्किल्ड पीपुल, मतलब कि जिसके पास स्किल होगी वही बिग डाटा का यूज़ कर सकेगा। यहाँ तक मैंने सिंपल टर्म्स में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है एंड लास्ट में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, उसमें से आप केवल 10 याद करके जाओ, 100% आप 20 से 25 नंबर केवल एक इस वीडियो से ले सकते हो। एंड बाकी मैं इसमें ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके ठीक। तो बिग डेटा चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होता है हमारे बिग डेटा में, चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं तो उसे हम देख लेते हैं। जो हमारा बिग डेटा होता है उसे हैंडल करने में जो हमें प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हम बिग डेटा चैलेंजेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन जो मैंने चैलेंजेस लिखा है, तो स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लार्ज अमाउंट में अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, लाइक 10 GB की मूवी है, आपने धुरंधर 2 को भाई डाउनलोड कर लिया तो उसे अपने सिस्टम में रखने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह डेटा बहुत ज़्यादा होता है। एंड सिक्योरिटी, डेटा लीक होने का मतलब चांस बना रहता है। एंड डेटा प्रोसेसिंग, जो फास्ट प्रोसेसिंग डिफिकल्ट होती है एंड डेटा की क्वालिटी, कभी कभी क्वालिटी भी हमारी रिड्यूस हो जाती है एंड डेटा ट्रांसफ़र, लार्ज डाटा ट्रांसफ़र स्लो होते हैं।
बिग डेटा आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इसमें डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करने का स्ट्रक्चर होता है एंड इसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मेन लेयर कौन कौन से है, तो मेन लेयर डेटा सोर्स लेयर, यहाँ पे डेटा सोर्स लेयर है जहाँ से डाटा आता है, मतलब कि ये सोर्स है जहाँ से डेटा आता है। एंड एग्जाम्पल सोशल मीडिया सेंसर, यहाँ पे सोशल मीडिया सेंसर। एंड स्टोरेज लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं लाइक HDFS। एंड प्रोसेसिंग लेयर हमारा क्या होता है, तो डेटा प्रोसेस होते हैं, एग्जाम्पल मैप रिड्यूस। एंड एनालाइज लेयर जहाँ पे डेटा को हमारे एनालाइज किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, वो हमारे एनालाइज लेयर रहेंगे। आप इस लेयर को इस तरह मतलब बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिखा है, तो आप ऐसे एक डब्बे बना के उस पर 4 लेयर को लिख सकते हैं, लाइक ये 2 हो गया, ये 3। एंड यहाँ पे सभी लेयर्स को लिख सकते हैं, जैसे कि ये एनालाइज लेयर, प्रोसेसिंग लेयर। सो अलग अलग लेयर्स को हम यहाँ पे इस तरह अपने एग्जाम में बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा हेडऑप क्या होता है। हेडऑप क्या होता है, मतलब कि ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है, मतलब कि हमारे बिग डेटा को प्रोसेस एंड मैनेजमेंट रिट्रीव करने के लिए हम हेडऑप का यूज़ करते हैं। एंड इसे डेवलप किसने किया, इसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने किया। तो अपाचे एक तरह का सर्वर है जो कि हमें सर्वर भी प्रोवाइड करता है, तो इसे किसने डेवलप किया, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। एंड हेडऑप की नीड हमें क्यों पड़ी, तो लार्ज डेटा हैंडल करने के लिए हेडऑप की हमें नीड पड़ी, एंड चीप स्टोरेज के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए, मतलब कि एक काम को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उसे परफॉर्म करना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होगा। एंड फीचर ऑफ, अगर हेडऑप के फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने फीचर मेंशन किया है कि ओपन सोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, स्केलेबिलिटी होती है, एंड हाई स्पीड प्रोसेसिंग होती है। बाकी मैं चीज़ों के सिंपल टर्म में मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, आप लोग बस एक बार PDF को देखोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। एंड अगर बोलोगे तो भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओपन सोर्स मतलब फ्री होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि चीज़ों को मल्टीपल पार्ट में बांटा जाएगा, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि सिस्टम फेल होने पर भी डेटा हमें सेफ रहता है, कभी हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा तो भी हमारा डेटा सेफली हमारे पास रहेगा। स्केलेबिलिटी मतलब हम अपने नोट्स को ईजिली बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सो इस तरह से चीज़ें स्केलेबिलिटी में होगी। एंड हाई स्पीड प्रोसेसिंग, चीज़ें हमारी काफ़ी तेज़ी से परफॉर्म करेगी, ऑपरेशन हमारे काफ़ी फास्टली होंगे। एडवांटेज ऑफ हेडऑप की अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, तो यहाँ पे लो कॉस्ट होता है, रिलायबल होता है, स्केलेबल होता है, एंड फास्ट डाटा प्रोसेसिंग होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि इसकी डिसएडवांटेज कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने 3 डिसएडवांटेज मेंशन की है। कॉम्प्लेक्स सेटअप, सिक्योरिटी इशू, एंड स्मॉल फाइल हैंडल वीकली, मतलब वीकली फाइल को हैंडल करता रहता है। अब हेडऑप इकोसिस्टम की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे मैं पूरे सिलेबस को तो आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, बस आप की पॉइंट्स को याद रखते जाइएगा। बाकी मैं चीज़ों की इतनी सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूँगा ना, आप बोलोगे कि यार कमाल का बंदा है। ओके, तो हेड ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो हेड ऑफ इकोसिस्टम क्या है, हेड ऑफ के टूल्स का कलेक्शन जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब कि मल्टीपल टूल्स का कलेक्शन होता है जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने का हमें इन्वॉल्वमेंट प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें कौन कौन से होते हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा भाई, आप हेडिंग जरूर अपने एग्जाम में मेंशन करके आइएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टूल है, पहला HDFS, स्टोरेज को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एंड मैप रिड्यूस, इसका यूज हम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के लिए करते हैं। एंड YARN का यूज़ रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब हमारे पास अलग अलग तरीके के जो मल्टीपल रिसोर्स आएंगे उन्हें एक साथ मैनेज करके यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, YARN का। एंड हीव, HIVE, SQL क्यूरी के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, मतलब SQL में जितने भी हम क्यूरी लिखते हैं, क्रिएट, डाटा रीड, DDL, DML, DCL, उन सब का यूज़ करने के लिए। एंड पिंग क्या है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। HBase क्या है, नो SQL डाटाबेस को यूज़ करने के लिए। एंड एस क्यूब क्या है, तो हमारा डाटा ट्रांसफर टूल है। एंड फ्लेम क्या है, लॉन्ग डाटा कलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हेड ऑफ 2.x कोर के कंपोनेंट कौन कौन से है, तो मैंने उसके भी कंपोनेंट को मेंशन किया है, जिससे आप लोग को ये न लगे कि आपके सिलेबस को मैंने कंप्लीट नहीं कराया। तो मेन कंपोनेंट इसमें से कौन कौन हो सकते हैं, तो HDFS पता है आपको, मैंने बताया। एंड YARN, एंड यहाँ पे मैप रिड्यूस भी बताया डेटा प्रोसेसिंग के लिए। एंड कॉमन यूटिलिटीज़ मतलब कि सपोर्टिंग लाइब्रेरी, जो अलग अलग लाइब्रेरी होगी उनको सपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं HDFS, हेडोप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मतलब HDFS क्या होता है, तो उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। एंड क्योंकि इस तरह की वीडियो कोई भी यूट्यूब पे नहीं बना रहा होगा, इतना तो मुझे पता ही है। एंड अगर हम बात करते हैं HDFS की, तो हेडोप का
स्टोरेज सिस्टम जो डेटा को मल्टीपल मशीन में स्टोर करता है, मतलब कि हेडोप का एक स्टोरेज सिस्टम होता है जो मल्टीपल मशीन में डेटा को स्टोर करता है, वो हमारा कौन सा होता है, HDFS। एंड अगर इसके वर्किंग की बात करें, इसकी वर्किंग कैसी होती है, सबसे पहले फाइल को ब्लॉक में डिवाइड कर देगा, मल्टीपल फाइल को ब्लॉक में डिवाइड करेगा एंड फिर डिफरेंट नोड पर उसे सेव कर देगा, फिर उसके बाद रिप्लिकेशन करता है सेफ्टी के लिए, मतलब कि फाइल को फिर रिप्लिकेट करेगा सेफ्टी परफॉर्म के लिए। एंड कंपोनेंट की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, तो मैंने दो मेन कंपोनेंट को लिखा है, एक नेम कंपोनेंट एंड डाटा नोड। नेम नोड, डाटा नोड। जो हमारा नेम नोड होगा वो क्या होगा, मास्टर नोड होगा एंड इसे मेटा डेटा मैनेज करता है। मेटा डेटा क्या होता है, मतलब कि हमारे डेटा के अंदर डेटा, लाइक आप व्हाट्सअप खोलोगे, व्हाट्सअप आपने खोला एंड व्हाट्सअप के बाद आपने अपने दोस्त का चैट खोला एंड जैसे आपने चैट खोला तो और उसके अंदर गए तो और ढेर सारी चैट दिखी, तो मतलब यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप के अंदर एक चैट मिला, फिर उसके अंदर भी हमने गए तो चैट मिला, तो डेटा के अंदर जितने भी डेटा है उसे मेटा डेटा कहते हैं। एंड डेटा नोड की अगर बात करें तो इसे स्लेव नोड भी कहते हैं एंड एक्चुअल डेटा यहीं पे हमारा स्टोर होता है। सो अगर एडवांटेज की हम बात करें, इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंस के होता है, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस हम इसमें कम कर सकते हैं, गलतियां कम कर सकते हैं। चीप स्टोरेज मतलब सस्ता होता है एंड लार्ज फाइल सपोर्ट करता है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ HDFS की अगर बात करें तो स्मॉल फाइल इशू इसमें होता है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होती है एंड मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, तो मैप रिड्यूस क्या है, तो सबसे पहले बिग डेटा में प्रोसेसिंग मॉडल है जो कि लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास जितना भी बड़ा डाटा होगा उसे प्रोसेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे। एंड टू मेन फेजेस होते हैं इसके, जो कि हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला जो हमारा फेज होगा मैप फेज होगा, दूसरा रिड्यूस फेज। अब मैप फेज हमारा क्या करता है, ये डेटा को डिवाइड और फिल्टर करता है एंड रिड्यूस फेज क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जनरेट करता है। तो मैं डायरेक्ट चीज़ों को टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बाकी आप यूपी बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड को, आपको बना के तो लिखना आता ही होगा। ये अगर आप एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो भाई बहुत बेनिफिट होने वाली है आपको। एंड अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वर्ड काउंट प्रोग्राम, मैप वर्ड काउंट करेगा एंड रिड्यूस होगा, टोटल काउंट निकालेगा, मतलब कि ये वर्ड को काउंट करेगा एंड ये पूरे काउंट को फेच करके निकालेगा। एडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन भी इसकी फास्टिंग होगी एंड हैंडल ऑल ऑपरेशन एंड डिबग्स। एंड डिफरेंट हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि मल्टीपल चीज़ों को टुकड़ों में बांटना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड यहाँ पे भी चीज़ों को इसी तरह लिखा गया होगा कि कंपनीज हेड ऑफ को कस्टमाइज करके अपना वर्जन बनाती हैं, मतलब कि हेड ऑफ को अलग अलग वर्जन में पार्टीशन में बांट के वर्जन को नया नया वर्जन बनाती है। एंड टाइप की अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि अपाचे हेड ऑफ ओरिजिनल वर्जन होता है जो कि बिग डेटा में बहुत ही फेमस है। एंड एक होता है कॉल्डेयर, मतलब ये कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड दूसरा है हॉर्टनवर्क, हॉर्टनवर्क जो कि इंटरप्राइजेज हेडोप के लिए, एंड मैप आर है हाई परफॉर्मेंस हेडलूप के लिए, एंड अमेजॉन EMR है जो क्लाउड बेस्ड हेडोप है। क्लाउड बेस्ड क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर करेंगे। एंड शॉर्ट एग्जाम मैंने डिफिनेशन में यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपको उतनी चीज़ें भी नहीं समझ में आई हैं तो यहाँ पे मैंने आपको एक और एडवांस चीज़ें दे दिया, जब आप एग्जाम में जाओगे तो बस चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेना कि क्या बोला था उसने, कि बिग डेटा क्या है, वेरी वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा विच कैन नॉट प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल सिस्टम, ओके। एंड हेडोप an open source framework used for distributed storage and processing of big data, and at HDFS क्या है, distributed file system used in head of for storing big data, and map reduce programming mode model used for processing large data sets। तो यहाँ पे आपका मैंने चैप्टर 1 सिंपल लैंग्वेज में भाई कंप्लीट कर दिया है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। एंड मैं टाइम नहीं लेने वाला, बस एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जो लास्ट में आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ 15, उसमें से आप 10 भी याद करके जाओगे बहुत है। एंड एक बार इस वीडियो पूरा देख लेना, फिर उसके बाद अपने मन से बोलना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर हम बात करते हैं कि हेड ऑफ आर्किटेक्चर एंड कमांड्स की, जो कि चैप्टर 2 है हमारा, तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले कि हमारा क्लस्टर क्या होता है। तो मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि दो चीज़ों को अलग अलग पार्टीशन करना हमारा क्लस्टर होता है। अब आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर नोड को ग्रुप में मिलाकर बिग डेटा प्रोसेस करता है, उसको क्लस्टर बोलते हैं। हेड ऑफ में बहुत सारे कंप्यूटर टुगेदर वर्क करते हैं, मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर को ग्रुप जो मिलाकर बिग डेटा काम करेगा, मतलब बहुत से हमारे डेटा होंगे उनको मल्टीपल कंप्यूटर में अलग अलग करके यूज़ करना क्लस्टर होगा। हेड ऑफ 2.x आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे
इसके मेनली 2 पार्ट होंगे जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, HDFS एंड YARN मैंने ऊपर बता दिया कि डेटा स्टोर के लिए एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। एंड अगर नेम, यहाँ पे नेम नोड की बात करें, नेम नोड हमारा क्या होगा, तो मास्टर नोड इसे कहते हैं एंड मेटा डेटा मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फाइल लोकेशन ट्रैक करता है, डेटा ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन रखता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैनेजर की तरह ये हमारा काम करता है। एंड हमारा डेटा नोड क्या होता है, तो ये स्लेव होता है। डेटा नोड मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि डेटा स्लेव ये नोड होता है, मेन होता है। यहाँ एक्चुअल डेटा को स्टोर किया जाता है एंड रीड राइट ऑपरेशन दोनों यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वर्किंग की तरह काम करता है, मतलब वर्कर की तरह काम करता है, एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता है, ऑल चीज़ों को, रिसोर्स को मैनेज करना, क्लस्टर रिसोर्स को मैनेज करना, CPU एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन, जॉब शेड्यूलिंग। एंड नोड मैनेजर हमारा क्या है, तो नोड मैनेजर का काम क्या होता है, हर नोड को मॉनिटर करना कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसा कैसा ऑपरेशन हो रहा है, कितने चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, क्या खराब हो रहा है, उन सभी को मॉनिटरिंग करना। एंड अगर फंक्शन की बात करें तो रिसोर्स यूजेस चेक करता है एंड एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन चेक करता है। वर्किंग ऑफ हेड ऑफ क्लस्टर, हेड ऑफ क्लस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में उसे लिख के रखा है। यूजर फाइल अपलोड करता है, HDFS फाइल को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। ठीक, सबसे पहले यूजर फाइल को अपलोड करेगा, फिर HDFS फाइल को ब्लॉक में डिवाइड करेगा, फिर ब्लॉक डाटा नोड में स्टोर होता है एंड नेम नोड लोकेशन ट्रैक करता है एंड YARN प्रोसेसिंग मैनेज करेगा एंड मैप रिड्यूस डाटा को प्रोसेस करेगा। एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एडवांटेज ऑफ हेड ऑफ क्लस्टर का है, तो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये फॉल्ट टॉलरेंस कम करेगा, स्केबल रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज रहेगी। एंड अगर इसके डिसएडवांटेज की हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं इसके, कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा, आप नहीं जानते बिग डेटा के बारे में तो भाई कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा, सिक्योरिटी इशू हो सकती है जो कि सब में होती है एंड स्किल्ड पर्सन नीडेड, मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ें लिखी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फेडरेशन, फेडरेशन आर्किटेक्चर। फेडरेशन आर्किटेक्चर हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। मल्टीपल नेम नोड का यूज़ करके स्टोरेज को डिवाइड करना, मतलब मल्टीपल नेम नोड का यूज़ करके, बहुत से नेम नोड का हम यूज़ करके उसे फिर डिवीज़न फॉर्म में यूज़ करना हमारा फेड, क्या लिखा है भाई, फेडरेशन आर्किटेक्चर कहलाया जाएगा। एंड इसकी अगर नीड की हम बात करते हैं तो सिंगल नेम नोड पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो हम इसका यूज़ करेंगे एंड मल्टीपल नेम नोड यूज़ होता है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम फेडरेशन का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे इसके एडवांटेज की अगर बात करें, इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो बेटर स्केबिलिटी हमें देता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है एंड लोड बैलेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन इसकी डिफिकल्ट होती है, लाइक कॉम्प्लेक्स होती है। हाई अवेलेबिलिटी HA आर्किटेक्चर, मतलब HA का पूरा नाम है हाई अवेलेबिलिटी एंड बैकअप नेम नोड प्रोवाइड करना ताकि सिस्टम फेल ना हो। इसका जो मेन यूज़ है बैकअप नेम नोड को प्रोवाइड करता है जिससे हमारा सिस्टम फेल ना हो। एंड इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, तो अगर मेन नोड हमारा कभी फेल हो जाता है तो हम यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी वाले का यूज़ करते हैं, इसीलिए एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव नेम नोड एंड स्टैंड बाई नेम नोड यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ HA की अगर हम बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो एक्टिव नेम नोड एंड स्टैंड बाई नेम नोड एंड जर्नल नोड। अब क्या क्या काम होता है, तो इसका जो काम होगा मेन वर्किंग नोड होगा एंड ये वाला बैकअप नोड होगा एंड ये डेटा को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इस नोड का यूज़ किया जाएगा। एडवांटेज ऑफ HA की अगर बात करें, हाई अवेलेबिलिटी की एडवांटेज की अगर बात करें तो सिस्टम ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, फेलियर रिकवरी को काफ़ी तेज़ी से कर लेगा। कोई हमारा सिस्टम खराब हो जाता है या फिर डेटा हमारा कुछ हो जाता है तो उसे काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर लेगा, बैकअप दे देगा एंड नो डाउन टाइम। डिसएडवांटेज एक्स्ट्रा कॉस्ट, भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर हमें कोई फीचर दे रहा है तो पैसे लगेंगे ही एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स होगा। एंड अगर यहाँ पे टिपिकल प्रोडक्शन हेड ऑफ क्लस्टर की अगर बात करें तो प्रोडक्शन क्लस्टर क्या होता है, तो रियल कंपनी में यूज़ होने वाला लार्ज हेड ऑफ सेटअप। ठीक, एंड मेन कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट मशीन है जिसका यूज़ है यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है। एंड मास्टर नोड हमारा क्या होता है, तो इसमें नेम नोड इंक्लूड होता है एंड रिसोर्स मैनेजर यूज़ होता है। मास्टर नोड का काम क्या होता है, मैनेजमेंट और कंट्रोल करना। स्लेव नोड का क्या काम होता है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग को करना। इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें हमारा डेटा नोड एंड नोड मैनेजर इंक्लूड होता है। प्रोडक्शन क्लस्टर फीचर की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से फीचर्स हमारे होंगे, तो लार्ज स्टोरेज होगा, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, बैकअप सपोर्ट, फॉल्ट टॉलरेंस, लोड बैलेंसिंग। एंड रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने सिंपल में रियल लाइफ एग्जांपल मेंशन करके रखा कि अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये कंपनी हब डेटा मैनेज करने के लिए हैंडलूप क्लस्टर का यूज़ करती है। एंड अब इतनी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया है कि
हेडोप क्लस्टर हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर फॉर बिग डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। एंड प्रेडिक्शन हमारा क्या है, प्रेडिक्शन यूजिंग मल्टीपल नेम नोड टू इम्प्रूव स्केबिलिटी, मतलब बढ़ाने घटाने के लिए। एंड हाई अवेलेबिलिटी, तो प्रोवाइडिंग बैकअप नेम नोड to avoid system failure, and name node manage metadata and file information, and data node store actual data blocks। एंड अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं हेड ऑफ क्लस्टर मोड। हेड ऑफ क्लस्टर मोड क्या होता है, तो हेड ऑफ किस इन्वायरमेंट में रन हो रहा है उसको क्लस्टर मोड बोलते हैं। एंड हेड ऑफ के मेनली 3 मोड्स होते हैं। हमारा जो हेड ऑफ होगा किस मोड में रन होगा, कौन सी इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगी उसको, तो उसके लिए 3 मेन नोड है, जिसमें पहला जो मेन नोड है वो हमारा स्टैंडअलोन मोड, मतलब कि लोकल मोड होता है जो कि अवेलेबल रहता है। ये डिफ़ॉल्ट मोड है जिसमें हेडो सिंगल मशीन पर नॉर्मल जावा प्रोग्राम की तरह रन करता है। एंड एच की अगर बात करें यूज़ नहीं होता है, एच में इसका यूज़ नहीं होता है। एंड फीचर्स की अगर बात करें तो ईजी सेटअप है, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है एंड सिंगल सिस्टम पर रन करता है। एंड यहाँ पे अगर एडवांटेज अगर हम बात करें तो इजी टू यूज़, फास्ट टेस्टिंग, नो कन्फिगरेशन नीड, इसमें कोई भी कन्फिगरेशन की नीड नहीं होती, इसे इजी वे में पहले से ये सेट रहता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नहीं होती, लार्ज डेटा हैंडल नहीं करता, एंड पेस्ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन मोड सिंगल नोड। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है हमारा, तो सिंगल मशीन पर हेडोप को कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हम पेस्ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन मोड का यूज़ करते हैं। सब डेमन्स एक ही सिस्टम में रन करते हैं, मतलब ऑल ऑपरेशन को हम एक ही सिस्टम पे रन कर सकते हैं आसानी से। फीचर की अगर बात करें तो HDFS यूज़ होता है एंड टेस्टिंग और लर्निंग के लिए काफ़ी यूजफुल है, एंड सिंगल सिस्टम बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिहेवियर रखता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो ईजी लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रैक्टिस एंड लो कॉस्ट। अगर डिसएडवांटेज की यहाँ पे बात करें तो रियल कस्टमर परफॉर्मेंस नहीं मिलती यहाँ पे हमें, एंड सिंगल सिस्टम डिपेंडेंसी मिल जाती है, मतलब किसी एक सिस्टम के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। एंड मैं 2 मिनट में आता हूँ, जस्ट 2 मिनट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे थर्ड है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। अब ये क्या होता है, मल्टी नोड क्लस्टर, मतलब मल्टीपल नोड को अवेलेबल कराने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर यूज़ करके रियल हेड ऑफ क्लस्टर बनाया जाता है। एंड फीचर की अगर बात करें तो रियल डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, लार्ज स्केल प्रोसेसिंग एंड हाई परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे अगर इसके एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एडवांटेज है इसका, हग डेटा प्रोसेसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई स्केबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सेटअप, हाई मेंटेनेंस। एंड यहाँ पे हेड ऑफ सेल कमांड्स क्या होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इस कमांड्स को जरूर याद करके लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है बट आपको भी एग्जाम में लिखना है। इतने में कंटेंट देने का मेरा बस एक एम है कि आप चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकें। एंड यहाँ पे सेल कमांड क्या होता है, तो कमांड जो हेड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम सेल कमांड करते हैं। ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कमांड्स का यूज़ करेंगे बिग डेटा में। इंपॉर्टेंट हेड ऑफ कमांड कौन कौन सा है, पहला हमारा स्टार्ट हेड ऑफ, जिसे हम स्टार ऑल डॉट एस एस से लिख सकते हैं। इसका काम होता है हेड ऑफ सर्विस स्टार्ट करना, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना होगा स्टार्ट हेड ऑफ का, एंड सर्विस को स्टॉप करना होगा तो स्टॉप हेड ऑफ का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे चेक फाइल इन HDFS, मतलब फाइल लिस्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पे HDF DFS इसका यूज़ करते हैं। एंड करेंट डायरेक्टरी का हम यूज़ न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम करेंट डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम mkdir/data का यूज़ करने वाले हैं। एंड अपलोड फाइल के लिए हम यहाँ पे HDNS DFS पुट फाइल डॉट टेक्स्ट डाटा का यूज़ करेंगे। इसका मेन काम होता है लोकल फाइल को HDFS में अपलोड करता है। डाउनलोड फाइल की अगर हम बात करें तो किसी भी डाउनलोड फाइल मतलब लोकल सिस्टम में हमें लाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जो कि हमारा HDFS DFS डॉट गेट डाटा स्लैश फाइल डॉट टेक्सटी, जो हमारी टेक्सटी फाइल रहेगी। एंड यहाँ पे रिमूव फाइल के लिए हम यहाँ पे रिमूव फाइल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि HDFS DFS RM जो हमारा रिमूव है, RM जो हमारा है वो रिमूव है। एंड यहाँ पे व्यू कंटेंट की अगर बात करें, हमें पूरे कंटेंट को देखना है तो उसके लिए हम सेट मतलब CAT कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्या, CAT। एंड यहाँ पे हेड ऑफ 2x कॉन्फ़िगरेशन अगर फाइल की बात करें, मतलब इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास फाइलें होनी चाहिए। ये फाइल हेड ऑफ सेटिंग और इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करती है कि कैसे हमारा रन होगा हमारा हेड ऑफ। तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मैंने फाइल यहाँ पे मेंशन किया है। जो पहला फाइल है हमारा कोड साइट XML, इसका काम होता है हेड ऑफ कोड सेटिंग स्टोर करने के लिए, डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम पार्ट होता है ये। एंड HDS site.xml HDFS से रिलेटेड सेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड मैप रेट
साइट डॉट एक्सएमएल, इसका काम मैप रिड्यूस कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाएगा, लाइक मैनेजमेंट के लिए। एंड यारन साइट डॉट एक्सएमएल, तो इसका यूज़ हम यारन कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करते हैं। एंड हेड ऑफ env.sh का क्या काम होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना, लाइक जावा हो। एंड सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप की अगर हम बात करें कि हम सिंगल नोड क्लस्टर को कैसे सेटअप करते हैं, तो सिंगल नोड क्लस्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंगल कंप्यूटर पर हेड ऑफ क्लस्टर सेटअप करना सिंगल नोड क्लस्टर होता है। एंड इसको सेटअप करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स को मैंने लिखा है। सबसे पहले हम जावा को हम इंस्टॉल कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग को कोड भी मिल जा रहा है, कैसे आप वर्जन को देखेंगे। सबसे पहले आप जावा को इंस्टॉल करो, फिर हेड ऑफ डाउनलोड करना है, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करना है। लाइक क्या क्या हो सकती है उसमें हमारी, कौन कौन सी फाइल, कोर साइड एक्सएमएल, एचडीएफएस साइड एक्सएमएल, MAPRED फाइल एंड yarn साइड डॉट एक्सएमएल। एंड फॉर्मेट नेम नोड, इसमें अपने फॉर्मेट को लगाएंगे एंड स्टार्ट हेड ऑफ सर्विस को यहाँ पे लगाएंगे। एंड एडवांटेज ऑफ सिंगल नोड क्लस्टर की बात करें तो इजी सेटअप होता है, गुड फॉर प्रैक्टिस एंड लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नो सूटेबल फॉर लार्ज डाटा, नो रियल डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्मेंस। एंड मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप की अगर बात करें तो मल्टी नोड क्लस्टर हमारा क्या होता है, तो मल्टीपल कंप्यूटर यूज करके हेड ऑफ क्लस्टर बनाना मल्टी नोड क्लस्टर कहलाता है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि दो कंपोनेंट मैंने ऊपर बताया था, सेम वही मास्टर नोड, स्लेव नोड, नेम नोड एंड रिसोर्स मैनेजर होगा, एंड डाटा नोड एंड नोड मैनेजर होगा। एंड इसके वर्किंग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे इसे सेटअप किया जाएगा, मैंने वो भी यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मेंशन करके रखा है, ये ऊपर से नीचे तक जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉल जावा ऑन ऑल नोड्स, इंस्टॉल हेड ऑफ ऑन ऑल नोड्स, कॉन्फ़िगर SSH पासवर्ड लेस लॉगिन एंड एडिट कॉन्फ़िगरेशन, सब सिस्टम में सेम सेटिंग होगी। एंड स्टार्ट HDFS एंड ARM। एंड यहाँ पर इसकी एडवांटेज की बात करें तो रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, हाई परफॉर्मेंस होगी, बेटर स्केबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड डिसएडवांटेज अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। बेसिक हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो बेसिक हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मेन होगा वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि हेड ऑफ क्लस्टर को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसके मेन टास्क कौन कौन से होते हैं, क्लस्टर को मॉनिटरिंग करना, यूज़र को मैनेजमेंट करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, बैकअप मैनेजमेंट करना। एंड क्लस्टर को मॉनिटरिंग मतलब कि नोड और सर्विस को मॉनिटर करेगा, एंड यूज़र को ये क्रिएट और मैनेज करेगा। एंड स्टोरेज मैनेजमेंट जो है HDFS स्पेस मॉनिटर करेगा एंड स्टोरेज को मैनेजमेंट करेगा, कितनी चीज़ें स्टोर है कितनी नहीं। एंड ये बैकअप के लिए काम होगा, बैकअप मैनेजमेंट का। एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए कि हमारे परफॉर्मेंस हाई है या लो है, उसके लिए हम परफॉर्मेंस टर्निंग का यूज़ करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड को भी सिंपल टर्म्स में लिख दिया है कि चेक हेड ऑफ प्रोसेस के लिए हम JPS का यूज़ करेंगे, एंड चेक HDFS रिपोर्ट के लिए DFSD min का यूज़ करेंगे, एंड सेफ मोड चेक करने के लिए हम DFSDmin सेफ मोड का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी लिख दिया है कि कंपनी लाइक फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं क्लस्टर मॉनिटरिंग और बिग डेटा मैनेजमेंट के लिए। मतलब कि फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम ये सब अपने डेटा को मैनेज करने के लिए हेड ऑफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास बिग डेटा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम डेफिनेशन, अगर आपको उतनी चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो मैंने यहाँ पे सिंपल चीज़ों को एक बार फिर से आप लोग को दे दिया है। सो इतनी चीज़ भी याद करके आ सकते हैं, लाइक क्लस्टर मोड, इन्वायरमेंट इन विच हेड ऑफ रन्स, सिंगल नोड क्लस्टर, हेड ऑफ सेटअप ऑन मशीन, मल्टी नोड क्लस्टर, हेड ऑफ सेटअप यूजिंग मल्टीपल मशीन्स, एंड हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग हेड ऑफ क्लस्टर ऑपरेशंस। सो यहाँ तक आपको कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के बारे में अगर बात करने वाला, यहाँ पे मैंने कंटेंट बेस्ड चीज़ों को लिखी है, जो ये काफ़ी प्रीमियम कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। सो आप लोग बस समझते जाइएगा। तो मैप रिड्यूस क्या होता है, मैप रिड्यूस हेड ऑफ का एक प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जो हग अमाउंट के डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता है। जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक सिंगल कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, तब मैप रिड्यूस का यूज़ किया जाता है। ये डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और मल्टीपल मशीन पर पैरेलल प्रोसेसिंग कराता है, इसी वजह से प्रोसेसिंग फास्ट और ईजी हो जाती है। सो सिंपल टर्म में मैंने लिखा है, आप पढ़ के बस जा सकते हो। एंड मैप रिड्यूस मेनली दो फेज़ में होता है, एक मैप फेज एंड एक रिड्यूस फेज। तो मैप फेज में लार्ज डेटा को स्मॉल पार्ट में तोड़कर प्रोसेस किया जाता है, और रिड्यूस फेज में फाइनल आउटपुट जनरेट किया जाता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर एक कंपनी को कोर फाइल में हेड ऑफ वर्ड कितनी बार आया है ये काउंट करना है, तो मैप रिड्यूस का यूज़ किया जाता है। एंड मैप फंक्शन हर फाइल में वर्ड काउंट करेगा, रिड्यूस फंक्शन सबका टोटल काउंट निकालेगा।
एंड यहाँ पे अगर इसके एडवांटेज की मैं बात करता हूँ, बाकी आप लोग चीज़ें पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। एडवांटेज क्या है? फास्ट प्रोसेसिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन, फॉल्ट टॉलरेंस, लार्ज डाटा सपोर्टेड, स्केलेबल सिस्टम। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग वीक होती है, स्मॉल डाटा के लिए सूटेबल नहीं होता है। एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल वेज वर्सेज मैप रिड्यूस की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग में पूरे डेटा को सिंगल मशीन पर प्रोसेस होता है, एंड अगर डेटा बहुत बड़ा हो जाए तो सिस्टम स्लो हो जाता है या क्रैश भी हो सकता है। इसमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों लिमिटेड होते हैं। एंड मैप रिड्यूस में अप्रोच में डेटा मल्टीपल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर मशीन थोड़ा थोड़ा डेटा प्रोसेस करती है, इसी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है एंड सिस्टम लार्ज डेटा को हैंडल कर लेता है। एंड टेंडेंसी वे की अगर बात करें, ट्रेडिशनल वे की अगर, तो सिंगल सिस्टम प्रोसेसिंग एंड स्लो स्पीड, लिमिटेड स्टोरेज, फेलियर रिस्क हाई होता है। एंड मैप रिड्यूस वे की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, हाई स्पीड, लार्ज डेटा स्टोरेज, फॉल्ट टॉलरेंस। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि मैप, वाई मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस की ज़रूरत बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए पड़ी, मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन की वजह से डेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम हग डेटा इफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाते। मैप रिड्यूस क्या होता है? मतलब कि लार्ज डेटा को डिवाइड करता है एंड पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, लो कॉस्ट हार्डवेयर पर काम करता है एंड फेलियर होने पर ऑटोमेटिकली रिकवरी करता है। एंड इसीलिए कंपनी गूगल, फेसबुक, अमेजन बिग डेटा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं YARN, मतलब कि एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो यहाँ पे YARN इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि क्लस्टर रिसोर्स मैनेज करता है। ये CPU, मेमोरी और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग एक ही कंपोनेंट करता है, लेकिन हेड ऑफ 2.x में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। इसका पूरा नाम क्या है आप लोग देख लीजिए। एंड YARN का मेन एम होता है क्लस्टर रिसोर्स को इफिशिएंट मैनेज करना। एंड इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं आप लोग कंपोनेंट समझ लीजिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर मतलब ऑल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हम रिसोर्स मैनेजर का यूज करेंगे। जितने भी नोड होंगे उन्हें किस तरह से मॉनिटर करना है, उनकी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए हम नोड मैनेजर का यूज़ करेंगे। एंड एप्लीकेशन में होने वाले ऑल ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग को देखने के लिए एप्लीकेशन मास्टर का यूज़ करेंगे। एंड कंटेनर, मतलब कि कंटेनर एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, इसमें एलोकेट CPU और मेमोरी होती है। एंड इसके अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक रिसोर्स मैनेजर और मल्टीपल नोड्स मैनेज होते हैं। इसके वर्किंग की बात करें तो यूज़र एप्लीकेशन सबमिट करता है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स एलोकेट करता है, फिर एप्लीकेशन मास्टर क्रिएट होता है, उसके बाद नोड मैनेजर कंटेंट रन करता है, एंड फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। एंड इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसके मेन एडवांटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाई स्केलेबिलिटी, बेटर क्लस्टर यूटिलाइजेशन एंड मल्टीपल प्रोसेस मॉडल सपोर्ट। डिसएडवांटेज कौन कौन से होता है? कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट। यहाँ तक चीज़ें आप लोग को सिंपल वे में समझ में आई होंगी। अब हम इसके मैप रिड्यूस एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जब हमारा मैप रिड्यूस जॉब सबमिट करता है तब यारान, मतलब YARN उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। तो उसके कौन से स्टेप हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से मतलब जाएगा। इस सबसे पहले क्लाइंट जॉब सबमिट करता है, रिसोर्स को मैनेज करेगा, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन मास्टर स्टार्ट करता है एंड एप्लीकेशन मास्टर रिक्वायर्ड कंटेंट रिक्वेस्ट करता है एंड नोड मैनेजर कंटेंट एलोकेट करता है एंड मैप टास्क एग्जीक्यूट होती है। इंटरमीडिएट डेटा रिड्यूस फेज में जाता है एंड रिड्यूस टास्क फाइनल आउटपुट जनरेट करता है, फिर उसके बाद आउटपुट HDFS में स्टोर हो जाता है। एंड इन प्रोसेस को YARN पूरा रिसोर्स मैनेजमेंट हैंडल करता है। एंड अब हम यहाँ पे अगर इसके वर्कफ्लो की बात करें तो इसके वर्कफ्लो मतलब कि ये किस तरह से एप्लीकेशन को मैनेज करता है। सबसे पहले जॉब को सबमिट करेगा, फिर रिसोर्स को एलोकेशन करेगा, टास्क को एग्जीक्यूशन करेगा, मॉनिटरिंग करने के बाद रिजल्ट जनरेट कर देगा। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जाम डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, हाँ, अगर मैप रिड्यूस की बात करें तो अ प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डाटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। एंड YARN head of component used for resource management and job scheduling, and resource manager all management resource like a master service responsible for managing cluster resources, node manager service running on each mode for managing container and resources। एंड यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है एंटोमी ऑफ मैप
रिड्यूस प्रोग्राम। तो मैप रिड्यूस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका फ्लो और वर्किंग अक्सर पूछा जाता है। सो यहाँ पे ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने गलत चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है, दूसरी चीज़ की टॉपिक है। सो आप इसे यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। हाँ, आप इसे देख सकते हैं, इनपुट स्प्लिट्स एंड एचडीएफएस ब्लॉक क्या होता है। तो मैप रिड्यूस में इनपुट स्प्लिट और एचडीएफएस ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली डिफरेंट नहीं होता है। एचडीएफएस ब्लॉक क्या होता है, तो ये लार्ज फाइल को स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड करता है। लाइक एग्जांपल की अगर बात करें, तो अगर हमारा फाइल साइज 256 है तो एचडीएफएस उसे 2 ब्लॉक में रखेगा। लाइक ये हमारी फाइल है एंड एक 10 जीबी की फाइल है, तो इस 10 जीबी की फाइल को एक जगह 5 जीबी रखेगा, एक जगह 5 जीबी रखेगा। तो आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एंड इनपुट स्प्लिट की अगर बात करें, तो ये लॉजिकल डिवीजन होता है। मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होता है। हर इनपुट स्प्लिट के लिए एक मैपर क्रिएट होता है। लाइक इनपुट स्प्लिट फिजिकल स्टोरेज नहीं होता, ये सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट होती है। एग्जाम्पल 4 इनपुट स्प्लिट है तो 4 मैपर टास्क क्रिएट होंगे। एंड रिलेशन बिटवीन इनपुट स्प्लिट एंड एचडीएफएस ब्लॉक। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है या नहीं भाई, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एंड यहाँ पे हम चलते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम डेफिनेशन। हाँ, हम आपके लास्ट चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 में सिंपल चीज़ों को लिखा है कि फीचर ऑफ मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस हेडअप का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कि लार्ज अमाउंट में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंट में प्रोसेस करता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि बिग डेटा प्रोसेसिंग को ईजी और इफिशियंट बनाता है। मैप रिड्यूस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मल्टीपल मशीन को पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, जिससे हमारा जो वर्किंग होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। मैप रिड्यूस में फॉल्ट टॉलरेंस होता है एंड स्केलेबल होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है एंड हर डेटा को इफिशियंटली प्रोसेस कर देता है। कोई भी चीज़ पैरेलल में होगी तो हमारे डेटा को काफ़ी फास्टली परफॉर्म करेगी। एंड काउंटर इन मैप रिड्यूस की अगर बात करें, तो ये स्पेशल वेरिएबल होता है जो मैप रिड्यूस जॉब की मॉनिटरिंग और स्टैटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये बताता है कि प्रोसेसिंग टाइम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। एंड काउंटर डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस में ये हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हुआ एंड कितने इनवैलिड रिकॉर्ड मिले एंड कितने मैपर रिड्यूसर एग्जीक्यूट हुए। एंड अगर यहाँ पे काउंटर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो, ये नहीं, टाइप ऑफ काउंटर्स की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन काउंटर्स एंड यूजर डिफाइंड काउंटर्स। काउंटर्स की अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो ईजी मॉनिटरिंग हो सकती है, ईजी ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस। एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट कर सकता है एंड लार्ज कंट्रीज परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश हेड ऑफ में मैक्सिमम है जो कॉमन फाइल्स को ऑल नोड पर कॉपी करता है। जब कोई फाइल मल्टीपल मैपर या रिड्यूसर टास्क को चाहिए होती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश यूज़ होता है। मतलब कि जब हमें मैपर फाइल को लेना होता है, किसी से अचीव करना होता है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैश का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें, तो अगर एक लुकअप फाइल सब नोड रिक्वायर्ड है तो हेड ऑफ उस फाइल को हर नोड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये मोशन फाइल होती है, लाइक टेक्स्ट फाइल, आर्चिव फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल्स। यहाँ पे इसे शेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में हम मेन रिपीटेड नेटवर्क एक्सेस को रिड्यूस करते हैं। इसके एडवांटेज कौन कौन सकते हैं, फास्ट एक्सेस, नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है एंड एफिशिएंट डेटा शेयरिंग होता है। डिसएडवांटेज अगर बात करें तो लार्ज कैश फाइल परफॉर्मेंस रिड्यूस कर सकती है एंड मेमोरी यूजेस इंक्रीज होता है। एंड एमआरयू यूनिट क्या होता है, तो इसे समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमआरयू यूनिट एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैप रिड्यूस एप्लीकेशन के लिए टेस्ट किया जाता है एंड हेड ऑफ एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग करता है। एंड एमआरयू यूनिट का मैपर और रिड्यूसर लॉजिक वेरीफाई करने के लिए होता है। इसमें टेस्टिंग के लिए एरर जल्दी मिलता है एंड डिबगिंग ईजी होता है एंड एप्लीकेशन रिलायबल बनती है। एंड इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इजी टेस्टिंग, डिबगिंग सपोर्ट एंड बेटर कॉपी क्वालिटी। डिसएडवांटेज अगर बात करें तो एडिशनल सेटअप रिक्वायर्ड होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेटिंग फॉर लार्ज एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे आप इसके एग्जांपल भी सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि अगर वर्ड काउंट प्रोग्राम बनाया गया है तो एमआरयू यूनिट चेक करेगा कि मैपर और रिकॉर्डर करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे रिड्यूस ज्वाइन की अगर हम बात करें तो रिड्यूस ज्वाइन हमारा क्या है कि ये मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन होगी उनको रख के जो गलत हमारी इन्फॉर्मेशन उन्हें रिमूव कर देगा, वो हमारी रिड्यूस ज्वाइन होगी। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एक फाइल में स्टूडेंट आईडी और नेम होगा एंड दूसरी फाइल में स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स होंगे, तो रिड्यूसर दोनों डाटा सेट स्टूडेंट आईडी के बेस पर ज्वाइन करेगा। एंड रिड्यूस ज्वाइन
तब यूज़ होता है जब लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट को कंबाइन करना होता है, मतलब हमारे पास जब लार्ज फाइल होगी उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम रिड्यूसर का यूज़ करेंगे। एडवांटेज की अगर बात करें तो लार्ज डेटा ज्वाइनिंग पॉसिबल इसमें होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है, इफिशिएंट बिग डेटा एनालिसिस करता है। डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं? नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज कर सकता है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग सकता है। कस्टम इनपुट फॉर्मेट हमारा क्या होता है इसे भी हम देख लेते हैं। तो नॉर्मली हेड ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे ये हमें डिसाइड करता है कि डेटा कैसा रीड होगा, रिकॉर्ड कैसे स्प्लिट होंगे एंड मैपर को इनपुट हमारा कैसा मिलेगा, उसके लिए कस्टम इनपुट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो हमारा जो एडवांटेज है फ्लैक्सिबल डेटा प्रोसेसिंग एंड स्पेशल फाइल सपोर्ट एंड बेटर कस्टमाइजेशन इसमें होगा। डिसएडवांटेज यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स कोडिंग एंड डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज। सीक्वेंस इनपुट फॉर्मेट हमारा क्या होता है? तो जहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ पे हमारा डेटा एक सीक्वेंस में रहेगा, फाइल हमारी सीक्वेंस रहेगी जिसको पढ़ने में काफ़ी हमें सिंपल एंड इजी वे होगा, तो उसे हम सीक्वेंस इनपुट फॉर्मेट कहेंगे। लार्ज डेटा स्टोरेज, फास्ट प्रोसेसिंग एंड कंप्रेस्ड डेटा हैंडलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हब लाइब्रेरी हेडऑफ में इफिशियंट प्रोसेस करना हो तो सीक्वेंस फाइल यूज़ होती है। सो अब हम यहाँ पे इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग, कंपैरिजन सपोर्ट, इफिशिएंट स्टोरेज एंड डिसएडवांटेज हम्बल रीडेबल नहीं होता एंड डिबगिंग डिफ़ॉल्ट होती है। एंड यहाँ पे एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे अगर हम हाँ यहाँ पे हम एक्सएमएल फाइल को भी देख लेते हैं। इसी क्या मतलब है भाई कोई भी सिलेबस को छोड़ने का? तो एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। नहीं भाई ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, सो प्लीज़ इसे आप स्किप करिए। एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम डिफिनीशन को आप देख लीजिए कि एग्जाम डिफिनीशन क्या है। तो काउंटर क्या होता है? स्पेशल वेरिएबल यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग मैप रिड्यूस जॉब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैश क्या होता है? मशीनिंस mechanism used to distributed common file across cluster nodes and MRU unit क्या होता है? टेस्टिंग फ्रेमवर्क used for map reduce application and reduce join technique used to join data set in reduce phase and custom input format, user defined format for reading special data types and sequence input format used to read sequence file and XML parsing process of reading and processing XML data using map reduce। सो यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस मैंने सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने शायद कितने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर भाई ये 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है तो आप 10 क्वेश्चन आप याद करके जा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द बिग डेटा, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस। एंड सेकेंड है एक्सप्लेन हेड ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, नेम नोड एंड डेटा नोड बताइए। व्हाट इज HDFS, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी, 10 याद करके जाओ, लिख के ले लो भाई, 40 नंबर लेके आओगे। एक्सप्लेन हेड ऑफ क्लस्टर मोड इन डिटेल्स। व्हाट इज अ मैप रिड्यूस, एक्सप्लेन मैप एंड रिड्यूस फेजेस एग्जांपल। एंड नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग एंड मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन यारन आर्किटेक्चर एंड इट्स कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट की अगर बात करें तो एग्जाम एक्सप्लेन इनपुट स्प्लिट एंड HDFC ब्लॉक विद इन देयर रिलेशनशिप। व्हाट आर द कंबाइनर एंड पार्टीशनर इज मैप रिड्यूस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंड यहाँ पे नेक्स्ट की अगर बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम्पल द फीचर ऑफ मैप रिड्यूस इंक्लूडिंग कंटेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, MRU यूनिट, रिड्यूस ज्वाइन एंड XML पेरिसेस। सो यहाँ पे मैंने चीज़ों को सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड 10 क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। सो आप इस वीडियो को ओनली इस वीडियो को देख के आप आसानी से 30 से 40 क्वेश्चन ला सकते हो भाई। एंड मैंने ज़्यादा इसमें बकवास नहीं किया, सिंपल टर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। एंड ये जो इसका PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।